नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा और मैं आपके सामने एक नया चैनल प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है माटी बिहार की। मित्रों, यह एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं हर एक प्रतिदिन अपने बिहार की कुछ ऐसी बातों को, गौरवान्वित करने वाली बातों को आपके सामने लेकर आऊँगा जिससे आप सभी का ज्ञान भी हो और आपको अपने बिहार पर नाज भी हो। तो उसी में से आज एक कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। जी हाँ मित्रों, यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसने न सिर्फ बिहार को वरन संपूर्ण भारत को गौरवान्वित करने का एक माध्यम बना है। मित्रों, नालंद अर्थात कमल का पुष्प और दा जहां से कभी ज्ञान देने का अंत न हो। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की नींव डाली और समय समय पर अनेक राजाओं ने इसमें अपना योगदान दिया, डोनेशन दिया और इस विश्वविद्यालय की ख्याति को और आगे बढ़ाया। दोस्तों, अगर इसके प्रबंधन की बात की जाए तो इसके प्रबंधन में बौद्ध भिक्षुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा और साथ ही साथ उनके कुशल शिक्षक गण भी इसके प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते थे। मित्रों, अगर यहाँ पे छात्रों और शिक्षकों की अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 10,000 छात्र हुआ करते थे और शिक्षकों की संख्या लगभग 1800 हुआ करती थी। मित्रों, यहाँ पे अगर वर्तमान शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि उस समय प्रत्येक 7 छात्रों पर एक शिक्षक हुआ करता था। यह बहुत ही स्वस्थ अनुपात था छात्र और शिक्षकों का। मित्रों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे किन किन देशों को लोग पढ़ने आते थे तो चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, ईरान, मंगोलिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं मित्रों जहाँ के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। मित्रों, अगर बात किया जाए कि यहाँ पे प्रवेश कैसे दिया जाता था तो यहाँ पे प्रवेश लेने के नियम बहुत ही कठिन होते थे। उस समय के जो द्वारपाल होते थे वो छात्रों का बहुत ही कड़ाई से इंटरव्यू लिया करते थे। अगर किसी छात्र को इसमें प्रवेश लेना है तो सबसे पहले उनका इंटरव्यू वहाँ के द्वारपाल लिया करते थे। मित्रों, वहाँ के द्वारपाल बहुत ही विद्वान हुआ करते, वो मनोविज्ञान को जानकारी ज्ञाता होते थे और साथ ही साथ वह बॉडी लैंग्वेज के भी ज्ञाता होते थे। मित्रों, अगर मैं बात की और करूँ वहाँ पे कौन कौन से शिक्षक पढ़ाते थे तो उन शिक्षकों में से प्रमुख थे शीलभद्र, धर्मपाल, गुणमती, स्थिरमती और गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट्ट का जो आप नाम सुनते हैं वो भी इसी विश्वविद्यालय में थे। और मित्रों, इन सभी विद्वानों ने, बहुत ही ये पारंगत विद्वान थे और ये सभी विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को और आगे बढ़ाया। मित्रों, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे किन किन विषयों का अध्ययन कराया जाता था तो इनमें प्रमुख विषय थे वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र, गणित, योगशास्त्र और न जाने कितनी सारी विषय यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। मित्रों, आप जरा समझिए कि वहाँ पे इतने सारे छात्रों को और जो शिक्षक पढ़ा रहे वो अपने अपने क्षेत्र में विद्वान शिक्षक हुआ करते थे और ये सारे शिक्षक, जितने भी शिक्षक थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको बुद्धिज्म का एक छाप आपको जरूर दिखाई देगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं वहाँ की लाइब्रेरी की तो वहाँ की प्रमुख 3 लाइब्रेरियाँ थीं जिसमें शोध कार्य करने के बाद वहाँ पे पुस्तक को रखा जाता था। और उन लाइब्रेरियों में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरियाँ थी वो थी रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। जी हाँ मित्रों, इन्हीं लाइब्रेरियों में शोध कार्य करने के बाद जितने सारे पुस्तकें रखे जाते थे उन सारे पुस्तकों का अध्ययन ये सारे विद्यार्थी किया करते थे। मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के अंत तक भारत को विश्व गुरु बनाए रखा था। लगभग 650 वर्षों की यह शक्तिपुंज था, या फिर इसको बोले कि 650 वर्षों तक इसने शिक्षा पुंज के रूप में पूरे विश्व को प्रकाशित किया था। मित्रों, अगर बात की जाए राजा
हर्षवर्धन के काल की, तो यह वही काल था, 7वीं शताब्दी का यह वही काल जिसमें चीनी यात्री वेन शांग ने भारत की यात्रा की और उन्होंने भी इसी नालंदा विश्वविद्यालय में 15 साल तक अपनी सेवा प्रदान की थी। मित्रों, जब वेन शांग भारत आए और नालंदा विश्वविद्यालय में ठहरे तो उनका नाम उस समय मोक्षदेव रखा गया। उन्होंने 10 साल यहाँ पर छात्र के रूप में और शेष 5 साल उन्होंने शिक्षक के रूप में यहाँ पर समय व्यतीत किया। मित्रों, जब वेन शांग चीन को वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी शी यू की और उसी पुस्तक में उन्होंने सम्राट हर्षवर्धन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन किया है। और मित्रों, साथ ही साथ उसने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत ही ज़्यादा उल्लेखित करते हुए कहा है कि भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो वाकई अपने महानतम परंपरा को बनाए हुए है। मित्रों, यहाँ पे जब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय था, उस समय समकालीन जितने भी सम्राट हुए उसी समय उन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत सारे प्रचार करवाए अन्यत्र देश में, और साथ ही साथ उनके धर्म प्रचार के साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय का भी ख्याति दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों, इसका विध्वंस बहुत ही दुखद हुआ। मित्रों, एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस महान विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया और निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर उन्होंने भीषण रक्तपात किया और इस विश्वविद्यालय को पूर्णतः नष्ट कर दिया। मित्रों, जहां कल्पना कीजिए कि जहां पे लाइब्रेरी में 90 लाख पुस्तक हुआ करते थे, उनको जब जलाया गया तो वह लाइब्रेरी लगभग 6 महीनों तक जलती रही थी। जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, इस चीज पे कि 6 महीने तक वह पुस्तकें जलती रहीं। आज अगर वह पुस्तकें होती तो न जाने कितने सारे उसमें खजाने थे, कितने सारे मोती थे, और क्या वाकई हमारा जो भारत है आज भी विश्व गुरु होता। मित्रों, ये सारी विद्याएं वहीं नष्ट हो गई और इसके साथ ही शुरुआत हो गई हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर का। और मित्रों, आज हम जहां जाते हैं वह नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है जिसका सिर्फ 10% खुदाई हुआ है। मित्रों, शेष का 90% अगर खुदाई हुए तो हो सकता है कि उसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आए जिसमें हम लोग को और भी ज्ञान मिले उसके बारे में, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें निकले जिससे हमें और बहुत सारा लाभ हो फ्यूचर में। मित्रों, इसी के साथ मैं नालंदा विश्वविद्यालय का यह टॉपिक समाप्त करता हूं, और अगर मेरी बात आप तक पहुंची है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ मित्रों, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। धन्यवाद मित्रों।